क्या भिड़ो लोग, आप लोगों ने लड़ाई लड़ाई और खुद ही निकल गए। ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या? कौन सी लड़ाई? फ्रांस रेवोल्यूशन वाली लड़ाई भाई। हाँ हाँ, अकेले मैं जिताऊंगा क्या इनको? चलो चलो चलो, खाली पीली खाली मत करो, आ जाओ आ जाओ। जोक्स अपार्ट, मैं अमन घोषाल स्वागत करता हूँ आपका एडवांस कोचिंग करिकुलम में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हमने क्लास 9 के फ्रेंच रेवोल्यूशन की सीरीज़ को स्टार्ट करी थी। पहला सीरीज़ बहुत ही अच्छे से गया। आज हम लोग सेकेंड सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। अभी मेन कंटेंट इस लड़ाई का स्टार्ट होने वाला है। Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section. लुई 16 को क्यों टैक्सेस बढ़ाने पड़ रहे हैं वो तो हम लोग को मालूम ही है? उसके दिन ब दिन खर्चे बढ़ रहे थे। कहाँ से लाएगा बेचारा? बेचारा है ना फाइनली। तो फाइनली उसके पास एक ही ऑप्शन था, टैक्सेस बढ़ाना पड़ेगा। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? In France of the old Rome, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. लेकिन ऐसा है कि वो डायरेक्टली खुद नहीं कुछ कर सकता। अगर उसको टैक्स बढ़ाना भी है ना, तो अकेले वो नहीं कर सकता है। उसके लिए उसको एक मीटिंग बुलवानी पड़ती है। ठीक है, उस मीटिंग में तीनों स्टेट्स के, ठीक है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, तीनों स्टेट के ही लोगों को बुलवाना पड़ता है। Rather, he had to call a meeting of States General, which would then pass his proposals for new taxes. ठीक है, और उस मीटिंग में वो अपने प्रपोजल रखता है, उसमें वोटिंग होती है बाकायदा। उसमें फिर जो मेजॉरिटी वोट पड़ेगा उस हिसाब से वो डिसीजन लिया जाना है कि इसको लागू करना है या नहीं करना। The States General was a political body to which the three states sent their representatives. जैसा कि मैंने आपको कहा ही है कि इन लोग अपने तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आते थे। The State General was a political body to which the three states sent their representatives. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done was in 1614. देखो, मीटिंग में क्या डिसीजन लेना है ये तो तीनों मिलकर डिसाइड करने वाले थे। ठीक है, लेकिन ये मीटिंग बुलाया कब जाना है ये टोटली मतलब इसके मोनार्क के हाथ में होता था। लास्ट 1614 में ये मीटिंग बुलवाई गई थी, बहुत साल, मतलब लगभग 100 साल से पहले, 100-150 साल से पहले। तो अब जाकर इतने दिनों बाद ये मीटिंग बुलवाई जाने वाली थी। On 5 May 1789, Louis XVI called together an assembly of the States General to pass proposals for new states. 5 मई 1789 को लुई 16 ने ये असेंबली बुलाई और वहाँ पे उन्होंने ये प्रपोजल रख दी कि उन्हें टैक्स बढ़ाना है। A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. The first and second states sent 300 representatives, each who were seated in row facing each other on two sides. फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाने वाले थे और दोनों ही स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव एक दूसरे के मतलब फेस टू फेस बैठ गए। While the 600 members of the third state had to stand at the back, लेकिन थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे उनको बैठने की इजाज़त नहीं थी, उन्हें पीछे ही खड़ा रहना पड़ता था। थर्ड स्टेट was represented by its more prosperous and educated members. Peasants, artisans and women were denied entry to this assembly. और ये जो 600 लोग होते थे रिप्रेजेंटेटिव्स थर्ड स्टेट के, इनमें ज़्यादातर गिने चुने लोग ही आते थे जो बहुत पढ़े लिखे हैं या फिर समाज में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, बाकी बच्चे और औरतों को इस मीटिंग में आने की इजाज़त नहीं थी।
However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representatives had brought with them. पीजेंट्स, आर्टिजन्स और ओमेंस के जो भी दुख भरी कहानियाँ थी वो अपने साथ में ये रिप्रेजेंटेटिव्स अपने एक चिट्ठी में लिख कर लाते थे, ठीक है। लगभग उन्होंने 40,000 चिट्ठियाँ ऐसे लेकर आए थे इस मीटिंग में। वोटिंग इन द स्टेट्स जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड according to the principle that each state had one vote. पहले जब भी मीटिंग होती थी उसमें तीनों स्टेट्स को एक एक वोट दिया जाता था, ठीक है। तो 3 वोट में से मान लीजिए फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट तो राजा के ही हाथ में था, इन दोनों का वोट मिलना ही मिलना था, तो वो जो भी पास करवाना चाहते थे वो आराम से पास हो जाना चाहिए था। लेकिन थर्ड स्टेट को ये बात मंजूर नहीं थी कि हर बार वो लोग अपने हिसाब से काम कर लेंगे। This time too, Louis XVI was determined to continue the same practice, but members of the third state had demanded that voting now be conducted by assembly as a whole, where each member would have one vote. ठीक है, लो कर लो बात, आ गए। थर्ड स्टेट ने ये डिमांड रख दी कि भाई हमसे ना हो पाएगा। आप जिस तरह से आप वोटिंग करवा रहे हो ना कि आपको एक वोट, आपको मतलब स्टेट वाइज फर्स्ट स्टेट को एक वोट, सेकंड स्टेट को एक वोट, थर्ड स्टेट एक वोट, ऐसा थोड़ी ना होता भाई। आपके 300 लोग हैं, आपके 300 लोग हैं, हमारे 600 लोग हैं, पर पर्सन आपको एक वोट देने की अधिकार देनी चाहिए, है ना, तब होगी बात हमारी। तो वो बात पे अड़ गई और मानने वाले से थे नहीं, क्योंकि मोनार्क को मालूम था कि बात मान गए तो फिर तो हमारी दाल गलने वाली नहीं है। तो क्या हुआ? बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. ठीक है, तो यहीं से आपकी डेमोक्रेसी की शुरुआत हो गई। रूसो ने अपनी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इस डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस किया था। डेमोक्रेसी का मतलब है जनता के हर एक लोगों को समान अधिकार। वोटिंग राइट से ही इन्होंने शुरू कर डाली। When the king rejected this proposal, members of the third state walked out of the assembly in protest. ठीक है, और ये तो होना ही था। राजा कौन सा मानने वाला था? राजा ने माना नहीं, फिर लो सब अपना लोटिया बिस्तर उठाकर निकल लिया यहाँ असेंबली से। The representatives of the third state viewed themselves as spokesmen for the whole French nation. अब लोटिया बिस्तर उठाकर इन्होंने घोषणा कर दी कि भाई देखो, हम लोग जो 600 लोग हैं, हम ही हैं इस देश के कर्ता धर्ता, ठीक है। अब इन्होंने घोषित कर दिया कि हम ही इस देश के जो है सही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बाकी जो पीछे बैठे हुए हैं टाटा। फ्रेंच नेशन On June 20, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles. ठीक है, ये लोग जाकर 20 जून को मिलते हैं एक टेनिस कोर्ट में, ठीक है, वर्सलिस के टेनिस कोर्ट में, और उन्होंने वहाँ पे ठान ली कि भाई अब संविधान हम ही लिख के दिखाएंगे, और जब तक ये संविधान पूरा ना होता है हम यहाँ से टस से मस नहीं होने। They declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. ठीक है, they were led by Mirabeau and Abbesius. इन्हें गटरियों वालों की टोली को लेकर निकले थे मिराबियो और अबेसियस, ठीक है। इन दोनों ने ही इस पूरे जो जनता है इनको लीड किया, और इन्होंने ठान लिया कि भाई देखो, अब की जो हम संविधान लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, इसमें राजा के पावर को टोटली ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। और जब तक ये संविधान कंप्लीट नहीं होता हम इस फील्ड से नहीं हिलने वाले। Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with a society of feudal privileges. वैसे तो मिराबियो एक राजघराने में पैदा हुआ था, नोबल फैमिली से बिलोंग करता था वो, लेकिन वो भी यही मानता था कि ये जो फ्यूडल प्रिविलेज है, जो जन्म से ही किसी को कोई अधिकार मिल जाए कि भाई आप बैठे रहो और लोग आके आपके हाथ में ऐसे मोमबत्ती दिया दिखा के चंदा देकर चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है। ये जो तरीका है ये बदलना है, ठीक है। मिराबियो भी यही मानता था।
He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowds assembled at Versailles. बहुत ही भारी भाषण दिया उसने, सही बोलता, बहुत भारी भाषण दिया और हिला दिया। वर्सेलिस के इस ग्राउंड में उन्होंने भाषण दिया और उनको सब सुनने के लिए मोदी, ट्रंप सभी पहुंच गए वहाँ पे। Abbassides, originally a priest, wrote an influential pamphlet called "What is the Third Estate?" ठीक है, एब्बासिड्स ने एक पैम्पलेट मतलब मान लो एक पर्ची जो रास्ते में बढ़ती है ना, आप स्कूल से बाहर निकलते हो तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले अपना धरा देते हैं, भैया 2 रुपया का है, मतलब फीस ज़्यादा ही होता है, वो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको 2 रुपये देने होंगे। तो वो पैम्पलेट में एक्चुअली में इन्होंने बताया कि हमारा ये थर्ड स्टेट का क्या अहमियत है, अब आप जानोगे, है ना। ये थर्ड स्टेट के नाम से उन्होंने पर्चियाँ छपवाई और ठीक है सब जगह उन्होंने चिपवा दिया। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France sits with turmoil. जहाँ ये रिप्रेजेंटेटिव्स लोग वर्सेलिस में अपना संविधान लिखने में बैठ गए, वहीं बाकी की जनता जो थी वो पूरे देश में एकदम कचरा मचाए रखी थी, है ना। पूरा क्या बोलते हैं उसको, धाबड़ दौड़, मतलब जहाँ जो हुआ वो तोड़ो, सरकार के हर ऑफिसर्स को मोड़ो मटोड़ो, सरकार का सिस्टम बस भंग करने को ये जुट गए। A severe winter had meant a bad harvest. The price of bread rose. Often bakers exploited the situation and hoarded supplies. ठीक है, और सिचुएशन वाकई में और ज़्यादा बदतर हो गई क्योंकि ठंडी के मौसम होने के कारण यहाँ फसल बर्बाद हो गई थी, ब्रेड के दाम बढ़ गए थे और जो बेकरी वाले जो थे, दुकानदार जो थे, वो इस समय का और फ़ायदा उठाने के लिए क्या करते थे, अपना सामान जो भी राशन वगैरह है वो पीछे छुपा देते, बोलते थे भाई सामान ही नहीं है, 1 पैकेट है, 2 पैकेट है, इसका इतना पड़ेगा, एकदम जितना हो सकता है लूट लेते थे। तो इस बात पे जनता और गुस्से में आ गई। After spending hours in long queues at the bakery, crowds of angry women stormed into the shops. At the same time, the king ordered troops to move into Paris. है ना, अब औरतों ने भी एकदम मतलब ठान ली, बेलन चकला जो भी मिला वो लेकर इन दुकानों पे टूट पड़े, हमला बोल दिया। और इसी दौरान वहाँ राजा ने भी अपनी सेना को छूट दे दी, भाई तुम भी हमला बोल दो। On July 14, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. ठीक है, अब वो चैप्टर की बिगनिंग में जो हमने पढ़ा था, बेसाइल तोड़ दिया, ये घटना अब यहाँ पे फ्लैशबैक जो है वो कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब इन्होंने पूरे पेरिस में पूरा मतलब माहौल पूरा खराब कर दिया है। In the countryside, rumors spread from village to village that laws of manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. ठीक है, और यहाँ पे एक और अफवाह फैल गई कि वो जमींदार लोगों ने वहाँ से गुंडे बुलवा लिए हैं और वो हमारे फसल को बर्बाद करने वाले हैं। Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked Chitex. अब क्या था, अब जो भी किसान भाई लोग जो भी है वो लोग उतर गए, जो भी बर्छा छाली होता ना जिससे खेती बाड़ी करते हैं, जो भी मिला वो सब हाथ में लिए और उन जो भी ये जमींदार वगैरह थे इनके जो आलीशान जो घर है इस पे हमला बोल दिया। The looted, hoarded grain and burnt down documents containing records of manual dues. ठीक है, और उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उनके घर पे हमला किया और उनके गोडाउन वगैरह में जो भी राशन वगैरह पड़े हुए थे सब उन्होंने लूट ली। वहाँ उनके घर में जो भी कागजात वगैरह थे जिसमें उनके लैंड के डिटेल्स वगैरह थे वो सारे उनको जला दिए, ख़त्म कर दिए, फाड़ दिए, खा लिए, जो भी है कर लिए। A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. ठीक है, और ये नोबल्स लोग डर के मारे क्या किए, उधर बाथरूम का खिड़की खोल के और उधर से निकल लिए, आस पड़ोस में जहाँ जिसको जगह मिला वो वहाँ पे निकल लिए।
Faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution. ठीक है, अब लुई 16 ने भी हार मान ली और उन्होंने भी जो जनता ने जो संविधान बनाया था जिसके हिसाब से मतलब राजा के पावर्स अब कट कर दिए जाएंगे, उस संविधान को उन्होंने एक्सेप्टेंस दी। ठीक है, उन्होंने भी मान लिया कि चलो भाई आप लोग जो कर रहे हो सही हो, आप लोग के हिसाब से ही मैं चलूँगा। अब चलना तो पड़ेगा ही, ज़बरदस्ती नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए वो मतलब उनको भी थोड़ा सा सुकून मिले बोल के उन्होंने इजीली एक्सेप्ट कर लिया। On the night of 4 August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes। ठीक है, 1789 4 अगस्त को असेंबली ने ये कानून पारित कर दिया या फिर ये लीगल इशू डाल दिया कि भाई अब से फ्यूडल प्रिविलेजेस बंद। ठीक है, मतलब हम लोग जो इस ज़मीन के जो मालिक हैं उसको भी टैक्स दो, गवर्नमेंट को भी टैक्स दो, ये सिस्टम अब बंद। ठीक है, अब वन एंड ओनली गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाएगा। ठीक है, और साथ में tithes were abolished and lands owned by the churches were confiscated। ठीक है, टिथेस और जो टैक्स था जो चर्चेस को मिलते थे वो भी बंद कर दिया गया और साथ में चर्च के पास में जो भी लैंड है वो अभी सरकार अपने पास ले लेगी। As a result, the government acquired assets worth at least 2 billion livres। ठीक है, और गवर्नमेंट को लगभग इतनी ज़मीन वगैरह उसूले उन्होंने संपत्ति वगैरह जो अपने कब्जे में लिया, लगभग 2 बिलियन लीवर की उनके पास संपत्ति इकट्ठा हो गई। फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फाइनली आपकी और मेरी लड़ाई कामयाब हो गई, फ्रांस में यहाँ पे अब संविधान लागू हो गया, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई। ठीक है, टोटली डेमोक्रेटिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चलने वाला मोनार्क वाला देश बन गया। The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791। नेशनल असेंबली ने फाइनली 1791 में अपना जो वो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका ड्राफ्ट बना लिया। ड्राफ्ट मतलब क्या, वो रॉ फॉर्म है, उसको लीगली सब साइन वाइन वगैरह कर देंगे तो ये फिर टोटली कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। Its main object was to limit the powers of the monarch. These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions। Finally, अब मोनार्क के हाथ से सारी पावर छीन ली गई और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, जो रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस थे उनके हाथ में वो पावर दे दी गई। The legislature, executive and the judiciary। This made France a constitutional monarchy। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, जजुडिशरी के हाथ में जजुडिशरी का पावर दे दी गया, एग्जीक्यूटिव के हाथ में एग्जीक्यूटिव का और लेजिस्लेचर के हाथ में लेजिस्लेटिव। The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको यह अधिकार दे दिया कि वो अपनी नेशनल असेंबली खुद से बनाए, which was indirectly elected। ठीक है, indirectly elected in the sense कि उनको जनता चुनकर भेजेगी, फिर जनता अपने बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स को जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेगी और रिप्रेजेंटेटिव्स फिर उनके नेता को चुनेंगे। That is, citizens voted for a group of electors who in turn choose the assembly। ठीक है, वही है जो आज हमारे संविधान में है। ठीक है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजेंगे, फिर वो असेंबली मतलब जो मेन मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं वो ये रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स लोग उनको चुनेंगे। Not all citizens, however, had the right to vote। Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of labor's wage were given the status of active citizens। लेकिन यहाँ भी एक बड़ी दिक्कत या दुखद घटना हुई कि सबको वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया। 25 साल की उम्र के ऊपर वाले लोग, जो हम लोग वेज में जो लोग से काम करवाते हैं ना, जैसे कहीं से उठा के ले आए और दिन भर काम करने के बाद मजदूरों को सैलरी दे दी, एक दिन की सैलरी, वैसे
3 दिन की सैलरी पे करने के काबिल वाले जो लोग हैं अबव 25 ईयर्स वाले, वैसे लोगों को ही सिर्फ वोट करने का अधिकार दिया गया। That is, they were entitled to vote. The remaining men all women were classed as passive citizens. ठीक है, बाकी के जो लोग थे और औरत थे उन्हें पैसिव सिटीजन्स मतलब उनको वोटिंग राइट्स नहीं दी गई। To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to highest bracket of taxpayers. और अगर आपको असेंबली तक पहुंचना है, मतलब आपको रिप्रेजेंटेटिव बनना है, आपको असेंबली में जाना है, तो उसके लिए मतलब जो गिने चुने लोग हैं जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, उन लोग को ये मौका दिया जाएगा। दैट मीन्स आपको अगर वहाँ तक पहुँचना है तो आपको खुद पहले अमीर बनना होगा, फिर टैक्स देना पड़ेगा, फिर जाके वहाँ पे टैक्स की चोरी करनी पड़ेगी। बात तो वही है ना, मतलब अपना ही पैसा अपने ही जेब में। The Constitution began with a declaration of the right of man and citizen. इनका जो संविधान है या कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें सबसे पहले ही राइट्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, लोगों के राइट्स के बारे में, सिटीजन्स के राइट्स के बारे में बात की गई है। राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ were established and natural and inalienable rights, that is they belong to each human being by birth and could not be taken away. ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिक राइट्स हैं लोगों के, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू स्पीच, राइट टू ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सारे जो जिंदा रहने के लिए जो अधिकार एक आदमी को चाहिए, वो सारे अधिकार इनको जन्म से मिलना है, ये इन्होंने अपने संविधान में डाल दिया। It was the duty of the state to protect its citizens' natural rights. ठीक है, ये उन गवर्नमेंट का ये काम होगा कि वो अपने जनता के जो ये अधिकार है उनको सुनिश्चित करे, प्योर हिंदी में बोले तो, और अगर इंग्लिश में बोले तो उनके राइट्स को वो प्रोटेक्ट करेंगे। ये कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, ठीक है, जो इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ किया था। ठीक है, जैसे कि ये हथकड़ी है, द ब्रोकन चेन, चेन्स वेर यूज्ड टू फेटर स्लेव्स एंड ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। ठीक है, ये चेन जो है ये एक्चुअली स्लेव्स जो पहले खरीदते थे लोग, स्लेव्स को खरीदते थे, तो उनको सिम्बलाइज करता था ये चेन्स। तो अभी ये टूटा हुआ चेन का सिंबल है कि वो अब आज़ाद हैं। द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस, one rod can be easily broken, but not an entire bundle. Stretch lies in unity. ठीक है, अब ये जो सिंबल है इसमें मतलब क्या, एक रॉड होगा तो आप तोड़ दोगे, लेकिन यहाँ जब बंडल ऑफ रॉड्स है तो आप नहीं तोड़ पाओगे क्योंकि यहाँ पे एक यूनिटी है। तो ये यूनिटी को दर्शाता है बेसिकली। द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, द रे ऑफ द सन will drive away the clouds of ignorance। ठीक है, और ये वाला जो आई वाला जो सिंबल है जो एक ट्रायंगल के अंदर में है और चारों तरफ से सूर्य की किरणें हैं, इसका मतलब ये है कि इनके आँख खुल गई है, इनको अब नॉलेज मिल गया है, ज्ञान मिल गया है, और अब सूरज की किरणें जो है ये इनके मन के अंधकार को दूर कर देंगे। फिर स्क्रिप्चर सिंबल ऑफ रॉयल पावर। ठीक है, और मतलब इस देश का जो मेन पावर है वो अब इनके हाथ में आ गया है। ठीक है, ये सिंबलाइज कर रहा है। फिर है स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म ए रिंग, सिंबल ऑफ एटर्निटी, ए रिंग हैज़ नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड। ठीक है, ये जो अंगूठी है ये एक स्नेक अपने ही पूछो खा रहा है, दैट मीन्स इट हैज़ नो एंड, ये चलता जाएगा, ये कब तक खाता जाएगा, खुद को खुद थोड़ी खा पाएगा। दैट मीन्स ये एक समय चक्र है जो कि चलता जाएगा, ये खुद से ख़त्म नहीं होने वाला। ठीक है, मतलब ये अपने संविधान के बारे में बोल रहे हैं, जो एक बार ख़त्म होगा तो फिर से ये टोटल एंड नहीं है, फिर से इलेक्शन होगा, फिर से वो लोग जनता भेजेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, ये चलते जाएगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। फिर है रेड फ्रेगियन कैप, कैप पॉन्ड बाय स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। ठीक है, ये कैप जो है ना, स्लेव्स लोग
आज़ादी के खुशी में पहनते थे, मतलब अब उनको आज़ादी मिल गई है तो ये सिंबलाइज कर रहा है ये कैप उनका आज़ादी को। फिर ब्लू वाइट रेड द नेशनल कलर ऑफ द फ्रांस, ठीक है। ये जो औरत की बॉडी में जो ब्लू रेड और वाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन है ये उनके देश का जो नेशनल सिंबल है या नेशनल कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद विंग डोमेन पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ। विंग डोमेन जो है ये कानून को, ये जैसे हमारे है ना वो अंधी कानून, वो आँख में पट्टी बांध कर तराजू लेके खड़ी रहती है जो है ना, कोई सब्जी तो होता नहीं है, ऐसे क्या तोड़ती रहती है ऊपर वाले जाने। तो ऐसे ही इनके कम से कम पंख तो दिए हैं, उड़ तो सकेंगे, है ना। तो ये है उनके लॉ सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है। द लॉ टेबलेट, द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, ठीक है। और ये जो टेबलेट है इसमें कानून लिखे हुए हैं कि कानून सबके सामने सबके लिए बराबर है और सब कानून के लिए बराबर है, ठीक है। कानून सबके लिए सेम है मतलब। तो आज हम इसको यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट सीरीज में हम फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।